इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले का समय दिखाते हुए, जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी में उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे। पूरी इंसानी सभ्यता तो हाल ही में बंदर में कन्वर्ट हुए होते हैं। अब एक दिन कई सारे लोगों को आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ती आ रही थी। सभी लोगों को लग रहा था कि ये दूसरा प्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, इसीलिए सारे लोग यहाँ से डर कर भागने लगे। जैसे जैसे वो रोशनी आगे बढ़ती जा रही थी, तभी एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो लड़का तो उस अनजान चीज के काफी ज्यादा पास चला गया था। बाद में पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस की एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप है। इस बात को तो अब कई साल बीत जाते हैं और समय चल रहा था 1980s का। हमें एक माइनिंग फील्ड दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर बहुत सारे एंटीक चीजें मिलती हैं जो कई सालों से जमीन के अंदर दफने थी। ये वो समय होता है जब इजिप्ट में कई सारे पिरामिड्स बन चुके थे और उनकी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही थी। अब उसी टेक्निक का यूज करके वो सारी चीजें पता कर रहे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की तरह से, और अब आर्कियोलॉजिस्ट के स्किल्स का यूज करके वो जमीन में मौजूद सारे एंटीक चीजों को बाहर निकाल के अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे होते हैं। उस माइनिंग एरिया में तो सभी को एंटीक चीजों के साथ साथ कई खतरनाक एलियंस के स्केलेटन्स भी मिले थे, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि पृथ्वी से दूर भी कोई प्लैनेट है और ये एलियंस उन्हीं प्लैनेट से पृथ्वी पर आए होंगे। वहीं हमें कैथरीन को दिखाया गया जो वहाँ की रिसर्चर हेड की बेटी होती है। कैथरीन को उन सारी जगहों पर एक गोल्डन कलर का लॉकेट मिलता है। उसने बिना किसी को बताए वो लॉकेट अपने पास ही रख लिया था, जिसके बाद इन सारी चीजों को अब काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। हमें अब जैक्सन नाम का एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर दिखाया जाता है। लिंग्विस्टिक इसीलिए क्योंकि जैक्सन को अलग अलग टाइप की भाषाएं बोलना बिल्कुल आसानी से आता था। उसे तो प्राचीन भाषाएं तक आती हैं। अब यहाँ जैक्सन सभी को ये स्पीच दे रहा होता है कि इजिप्ट में जितने भी सारे पिरामिड्स बने हैं वो हम इंसानों ने नहीं बल्कि एडवांस एलियंस ने बनाए थे, और ये वही एलियंस है जो दूसरे प्लैनेट से पृथ्वी पर आए होंगे। हालांकि कई सारे लोग जैक्सन की इन बेतुकी बातों को भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि जैक्सन फेमस होने के लिए ये बातें कर रहा है, इसीलिए सभी लोग बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब उस जगह पर कैथरीन नाम की एक बूढ़ी औरत आ चुकी थी। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और उसे तो वो गोल्डन लॉकेट मिला होता है। अब वो बूढ़ी औरत कैथरीन जैक्सन के पास आकर कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मालिक हूँ, पर मैं अभी भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जो कुछ साल पहले किया करती थी। यानी कि सालों पहले जो उन्हें जमीन के अंदर से प्राचीन चीजें मिली थी वो उसके ऊपर स्टडी कर रही थी। कैथरीन जैक्सन के स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है, इसीलिए उसने जैक्सन को अपनी टीम में आकर काम करने के लिए कहा। जैक्सन आखिरकार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे खो सकता था, इसीलिए उसने इस जॉब के लिए हाँ कर दी। अब जैक्सन को कैथरीन अपने कंपनी के बाकी मेंबर से मिलाने चली आती है हेडक्वार्टर के अंदर। बोर्ड पर कई सारे प्राचीन लैंग्वेजेस के कन्वर्जन लिखे हुए थे। जैक्सन जैसे ही जाकर उन्हें देखता है तभी वो बड़े ध्यान से करेक्ट करने लगा, क्योंकि कई सारे शब्दों के ट्रांसलेशंस गलत किए गए थे। वो तो उन्हें तुरंत ही सही कर देता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैक्सन को भी इन सारी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पहले से ही है। पर अब उस लेबोरेटरी के अंदर एक कर्नल आ जाता है जो सभी से कहने लगा कि इस पूरे मिशन की जानकारी मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लीडर हूँ। अब थोड़ी देर बाद जैक्सन को एक प्राचीन पत्थर दिखाया जाता है जो कि कई साल पहले लोगों को मिस्र की जमीन से मिला था। ये वही बड़ा सा पत्थर होता है जिसके ठीक ऊपर सर्कुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद था। उस पत्थर के ऊपर कई सारी प्राचीन भाषाएं लिखी होती हैं जिसे समझना नॉर्मल इंसानों की बात नहीं है। यहाँ तक कि जैक्सन ने भी काफी ज्यादा कोशिश की, पर वो कुछ ही वर्ड्स को ट्रांसलेट कर पा रहा था। अब एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी जैक्सन की नजर एक आदमी के ऊपर गई जो कि अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार के पीछे वाले पेज पर ओरायन बेल्ट के बारे में बताया गया होता है, और उसे देखते ही जैक्सन को एक आइडिया आया। उसने वो पेपर लेके ओरायन बेल्ट की सारी चीजें उस पत्थर से मिलाना स्टार्ट की, जिससे कि थोड़ी ही देर में वो कंफर्म हो जाता है कि ये चीजें कहीं न कहीं ओरायन बेल्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि शुरुआत से ही माना जाता था कि मिस्र के सारे पिरामिड कहीं न कहीं आसमान में मौजूद तारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब जैक्सन ओरायन बेल्ट को उन सारी चीजों से कनेक्ट करने लगा जो कि प्राचीन पत्थर के ऊपर बने हुए होते हैं। एक कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद जैक्सन ये सारी बातें अपने टीममेट्स को भी बताने चला गया। वो एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है जिसके अंदर वो तारों को प्लेस कर दे रहा था, और डिफरेंट 7 पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर वो एक सेंटर बनाता है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, और सेंटर पे आने की वजह से वो कहीं भी
भी ट्रेवल कर सकते थे, यानी कि ये एक तरीके से टाइम मशीन की तरह काम कर सकती है। तभी जैक्सन का एक साथी पूछता है कि इसमें 8वां पॉइंट कहाँ पर है जिससे कि ये कंप्लीट होगा। जैक्सन ने तुरंत ही जवाब दिया कि 8वां पॉइंट और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। यहाँ जैक्सन को बात करते करते ये पता चल गया था कि उन लोगों ने जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी सर्कुलर स्ट्रक्चर को भी निकाला है और ये स्ट्रक्चर कहीं न कहीं इसी प्राचीन सिग्नल से कनेक्टेड हो सकता है। इसीलिए अब कैथरीन जैक्सन को वो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लेकर चली गई थी। तभी जैक्सन की नजर सर्कुलर स्ट्रक्चर पर बने हुए सिंबल्स पर जाती है जो सेम टू सेम उन्हीं सिंबल्स जैसा था जो पत्थर पर बने हुए होते हैं। जैक्सन समझ जाता है कि वो सारे सिंबल्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं, इसीलिए वो स्ट्रक्चर के ऊपर उन सिंबल्स को अरेंज करने लगा। जैसे ही उसके कहने पर सारे सिंबल्स अपनी अपनी जगह पर आ गए थे, तभी अचानक वो सर्कुलर स्ट्रक्चर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर एक वार्म होल क्रिएट होता है। इस वार्म होल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि हो सकता है कि ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। अब पता करना था कि इस वार्म होल की दूसरी तरफ क्या है, इसीलिए कैथरीन के स्टाफ ने उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस डालकर देखा। वो ट्रैकिंग डिवाइस धीरे धीरे करके वार्म होल के अंदर चला जाता है और अब उनकी स्क्रीन पर ट्रैकर की वजह से लोकेशन दिखाया जा रहा था कि वो कहां पर पहुंचा है। शॉकिंग बात ये हो गई जब सभी को पता चला कि ये तो किसी दूसरे डायमेंशन में ही जा चुका है जो पृथ्वी और हमारी गैलेक्सी से काफी ज्यादा दूर था, यानी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट एकदम हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। अब यहाँ थोड़ी रिसर्च के बाद कर्नल और बाकी लोगों को ये पता चल चुका था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक सर्कुलर गेट है उसी तरीके से दूसरे यूनिवर्स में भी एक स्टार गेट मौजूद था। इसीलिए दोनों गेट एक्टिवेट करने पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि दूसरी दुनिया में जो स्टार गेट मौजूद होता है उसके ऊपर अलग टाइप के लैंग्वेजेस से सिंबल्स बनाए गए थे और अगर वहां जाने के बाद किसी को भी ये सारे सिंबल्स नहीं समझते हैं और वो उन्हें प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया तो कोई भी स्टार गेट से गया हुआ कभी वापस ही नहीं लौट पाएगा। लेकिन यहाँ जैक्सन सभी को विश्वास दिलाते हुए ये कहता है कि मैं कैसे भी करके ये कर सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं उन प्राचीन लैंग्वेजेस को डीकोड करके उन्हें अरेंज कर दूंगा। जैक्सन के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस को देखकर कर्नल भी रेडी हो गए थे अपनी पूरी टीम के साथ उस स्टार गेट के अंदर जाने के लिए। अलग अलग टाइप के वेपन्स और सारे काम की चीजें लेने के बाद वो एक एक करके वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। कैथरीन ने यहाँ पर जाते समय जैक्सन को वही गोल्डन लॉकेट दिया था जो कैथरीन को कई साल पहले मिला होता है और अब एक एक करके सारे के सारे सोल्जर्स जैक्सन के साथ उस वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्होंने नोटिस किया कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। थोड़ा बाहर निकलने पर वो पूरी तरीके से चौंक गए क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़ा पिरामिड होता है और दूर दूर तक रेतीली जमीन मौजूद थी। कर्नल अपने बाकी सोल्जर्स के साथ कैंप लगा लेता है और अपने जरूरत के सामान इकट्ठा करने लगता है। जैक्सन जब उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को देख कर आया तब वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज सुनाता है। जैक्सन बताता है कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर स्टार गेट के अंदर एक प्राचीन पत्थर मौजूद था और इसी पत्थर की मदद से मैंने सारी लैंग्वेजेस को डीकोड किया था, पर इस दुनिया में स्टार गेट का कोई भी प्राचीन पत्थर नजर ही नहीं आ रहा है और अगर वो पत्थर नहीं रहेगा तो मैं ये प्राचीन भाषाएं कैसे समझ पाऊंगा। कर्नल इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अगर वो पत्थर नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब यहीं पर फंसे रह जाएंगे, पर इसमें जैक्सन भी क्या कर सकता था, वो तो कंडीशन के सामने मजबूर होता है। कर्नल के बाकी सारे सोल्जर्स भी जैक्सन से काफी गुस्सा हो गए थे और उसका सामान उठाकर पटकने लगे थे। जैक्सन तो एक साइड में जाकर काफी उदास बैठ जाता है। अब अचानक उसे रेत पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए जिसे कि वो लगातार फॉलो करते हुए एक अजीब तरीके के क्रिएचर के पास पहुंच गया जिसे कि रस्सी से बांधा गया था। जैक्सन जब उस जानवर के सामने जाता है तब वो बहुत ही ज्यादा अजीब था क्योंकि ऐसे जानवर जैक्सन ने कभी देखे ही नहीं होते, लेकिन रस्सी लगे होने के कारण जैक्सन समझ गया था कि ये पालतू है, इसीलिए वो बाकी सोल्जर्स को कहता है कि इस पर हमला ना करे। अब जैक्सन ने जैसे ही उस जानवर के ऊपर 3 बार मारा तब वो जानवर बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। जैक्सन का पैर भी उसकी रस्सी में फंस गया था जिससे कि वो भी उसके साथ चला जा रहा था। कर्नल और बाकी सोल्जर्स जैक्सन को बचाने के लिए लगातार उनका पीछा करने लग जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बस्ती देखी जहाँ पर हम इंसानों जैसे ही लोग रहा करते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी और रहन सहन बहुत ही ज्यादा पुराना होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग कई 100 साल पीछे आ चुके हैं। धीरे धीरे जैक्सन और बाकी सोल्जर्स भी उनके पास चले जा रहे थे और अब कबीले के लोग उन सभी को बड़ा घूर कर देख रहे थे। जैसे ही उन सारे कबीले वालों की नजर जैक्सन के पहने गए गोल्डन लॉकेट के ऊपर गई तब वो बहुत ही ज्यादा दंग रह गए, जिसके बाद सभी के सभी कबीले वाले जैक्सन और उसके सभी साथियों के सामने झुक जाते हैं। जैक्सन को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। थोड़ी देर में उन सभी का सरदार आता है और जैक्सन को इनवाइट करता है। जैक्सन और कर्नल के
के सभी साथी एक ऐसी प्लेस पर आ गए थे जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। कबीले का सरदार एक सर्कुलर टाइप का सिंबल दिखाता है जिसके ऊपर सेम टू सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था जैसा कि गोल्डन लॉकेट पर होता है। दरअसल ये निशान उन सभी कबीले वालों की मसीहा का था और अब उन्हें लग रहा होता है कि जैक्सन और उसके सभी साथी उनके मसीहा द्वारा भेजे गए लोग हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। इसीलिए सभी लोग उन दोनों की बहुत ही ज्यादा खातिरदारी कर रहे थे। जैक्सन जिसने की गोल्डन लॉकेट पहना था उसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और अब कबीले के सभी लोग उसे पकड़कर अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। जैक्सन को तो अब एक प्राइवेट कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो आराम कर सके और अब थोड़ी देर के अंदर कबीले के राजा की बेटी उस कमरे में आती है जो जैक्सन को खुश करने के लिए अपने कपड़े निकालने लगी थी, लेकिन जैक्सन ने तुरंत ही मना कर दिया कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। अब उन कबीले वालों को इंसानी लैंग्वेज तो नहीं आती थी, इसीलिए अब जैक्सन राजा की बेटी को सिंबल से समझाने लगा। वो तो पिरामिड बना के बताता है कि मैं किस समय से आया हूँ और मुझे किसकी तलाश है। शायद जैक्सन की बातों को राजा की बेटी ने समझ लिया और वो उस पिरामिड के ऊपर एक सर्कल बनाती है जो किसी स्टार का हो सकता है। जैक्सन तो समझ गया था कि शायद इस लड़की को पता है कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ एक पिरामिड के ठीक ऊपर बहुत सारे स्टार्स के कॉन्स्टलेशन मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं स्टार के कॉन्स्टलेशन का यूज करके जैक्सन अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ओपन कर सकता है और उन्हीं की मदद से इस दुनिया में मौजूद स्टार गेट के ऊपर लिखे गए सारे प्राचीन लैंग्वेजेस को अरेंज किया जा सकता था। इसीलिए अब जैक्सन राजा की बेटी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस जगह पर लेकर चलो। राजा की बेटी तो जैक्सन को गाइड करते हुए आगे बढ़ने लगी थी। जैक्सन ने तो वहाँ की दीवारों पर मौजूद सारी के सारी लैंग्वेजेस को समझना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर लेता है और अब जाकर जैक्सन कर्नल और बाकी सोल्जर्स के पास आकर बता रहा था कि ये सारी चीजें एक खतरनाक एलियन ने की हैं। दरअसल कई साल पहले एक ऐसा एलियन रहा करता था जो अपनी सभ्यता और अपने प्लेनेट को छोड़कर कहीं दूर चला गया। उसे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जो बनना था वो एलियन ब्रह्मांड में घूमते हुए आखिर में अर्थ पर आ गया। जब वो अपनी स्पेसशिप लेकर आया था तो पृथ्वी के कई सारे लोग उसे देखकर भागने लगे, लेकिन सिर्फ एक आदमी होता है जो उससे डर नहीं रहा था और उसके पास आकर अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद खतरनाक एलियन ने उसी आदमी को कंट्रोल कर लिया और उसके बॉडी के अंदर चला गया। यानी कि उस एलियन ने एक इंसानी रूप ले लिया होता है क्योंकि वो सभी इंसानों का राजा जो बनना चाहता था। उस एलियन ने अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से सारे इंसानों को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हीं की मदद से बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए। यहाँ तक कि उसी एलियन ने भी स्टार गेट का निर्माण किया था और वो अपनी दुनिया में कई सारे इंसानों को टेलीपोर्ट करके लाता था जिससे कि यहाँ पर भी काम कराया जा सके। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद इंसान धीरे धीरे विकसित होते चले गए और उन्होंने एक समय के बाद एलियंस के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से उस एलियन को वहां से जाना पड़ा और उन सभी ने स्टार गेट को भी जमीन के अंदर दफना दिया था। और अब जैक्सन सबसे अच्छी बात बताता है कि मुझे वो पत्थर भी मिल चुका है जिसके ऊपर सिंबल्स बने हैं और इन्हीं सिंबल्स की मदद से वो लैंग्वेज समझकर स्टार गेट के ऊपर लगे हुए लैंग्वेजेस को अरेंज करके बाहर जा सकते थे। पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती क्योंकि उनमें से एक सिंबल अब पूरी तरीके से टूट चुका है और अगर सिंबल्स नहीं होंगे तो जैक्सन उन्हें समझ नहीं पाएगा जिससे कि अरेंजमेंट नहीं हो सकती थी और अब ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। अब हमें दिखाया गया कि पास ही वाले पिरामिड की जगह पर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आकर लैंड कर रही है। ये स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस थी जो धीरे धीरे उस पोजीशन के ऊपर आ जाती है और उसके अंदर से कुछ अजीब तरीके के एलियंस भी बाहर निकल रहे थे। कर्नल ने अपने कुछ आदमी वहां पर सिक्योरिटी के लिए लगाए होते हैं जिनके ऊपर अब उन सारे एलियंस ने हमला कर दिया और कई सोल्जर्स को तो मार भी दिया। अब यहाँ जैक्सन कर्नल और उसके कुछ साथी इन सारी चीजों की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए उस जगह जाने लगते हैं। राजा की बेटी जिससे कि जैक्सन को सौंपा गया था वो भी उन सभी का पीछा करने लगी होती है और अब सभी लोग उसी बड़े से पिरामिड स्ट्रक्चर वाले स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं जो साइज में बहुत ही बड़ा था। पर अंदर घुसने के बाद उन सभी के ऊपर वही एलियंस ने हमला कर दिया। हालांकि कई सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं पर कर्नल और जैक्सन किसी भी तरीके से बचते हुए नीचे की तरफ आ गए थे। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले उन एलियंस ने उन दोनों को किडनैप कर लिया और अपने राजा के पास लेकर आने लगे। उनके ठीक सामने सभी एलियंस का किंग मौजूद था जो धीरे धीरे अपना रूप चेंज करके एक इंसानी फॉर्म में आ जाता है। दरअसल ये वही लड़का था जिसे कि हमें शुरुआत में दिखाया गया होता है और एलियन ने इसके ऊपर ही हमला करके इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। इतने साल बीतने के बाद भी वो लड़का उतना का उतना ही जवान है और इस पूरी गैलेक्सी में सभी इस एलियन को अपना गॉड मानते थे और वो चाहता भी तो यही था कि वो सभी लोगों का राजा बनकर रहे। वो एलियन जिसका नाम क्रॉल होता है उसके कहने पर उसके सभी सोल्जर्स एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर आ रहे थे। दरअसल कर्नल और उसके सभी
साथियों ने डिसाइड किया था कि वो इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से एलियंस की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, पर इस बात का पता क्रॉल को पहले ही चल चुका था। कर्नल अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसीलिए वो एक सिपाही का वेपन लेकर क्रॉल को जान से मारना चाहते थे। लेकिन अब क्रॉल के सामने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं जिससे कि कोई भी फायर नहीं कर पाता। अगले मोमेंट में क्रॉल के सभी सिपाही कर्नल और जैक्सन को मारकर बेहोश कर देते हैं। क्रॉल ने आदेश दिया कि कर्नल को जेल में बंद कर दिया जाए। क्रॉल इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए उसने अपने पिरामिड में से कुछ उड़ते हुए मशीन इंसानों की बस्तियों के पास भेज दिए थे जो लगातार उनके ऊपर हमला करने लगे। कई सारे इंसानों की इसमें जान चली जाती है। बस्ती वालों का राजा समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके देवता उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सारे कबीले वाले एकदम लाचार हो चुके थे। अब हमें जैक्सन दिखाया जाता है जो एक अजीब से चैम्बर में से बाहर निकल रहा था। दरअसल ये रिकवरी चैम्बर होता है जिससे कि बॉडी पर लगे हुए सारे घाव और मरे हुए इंसान तक को जिंदा किया जा सकता था। यानी कि ये टेक्नोलॉजी इस समय में काफी डेवलप हो चुकी है और इसी वजह से क्रॉल अपने आप को इतना जवान रख पाया। अब क्रॉल जैक्सन के सामने आ जाता है और बताता है कि मैं अब तुम्हारी दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, वो भी उसी न्यूक्लियर बॉम्ब से जो तुम हमें मारने के लिए लेकर आए थे। बट इस बार मैंने अपनी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति 10 गुना बढ़ा दी है, जो कि स्टार गेट से मैं तुम्हारी पृथ्वी पर भेजूंगा और पूरी दुनिया को ब्लास्ट कर दूंगा। पर जैक्सन पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। तब जाकर क्रॉल बता रहा था कि मैंने ही पृथ्वी वासियों को टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाया, लेकिन उन लोगों ने मुझसे ही बगावत कर दी, इसीलिए मैं अब अपनी क्रिएशन को मिटाना चाहता हूँ। क्रॉल तो अब जैक्सन से कहता है कि कुछ समय में सारे कबीले वाले सामने जमा होने वाले हैं, इसीलिए तुम मेरे लिए अपने सभी साथियों को जान से मार देना। जैक्सन कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे। तब जाकर क्रॉल ने बताया कि फिर तुम कभी जिंदा ही नहीं रह पाओगे और साथ ही साथ तुम्हारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। जैक्सन थोड़ा सा डर गया, इसीलिए वो इस बारे में सोचने लगता है। अब कुछ समय में सारे के सारे कबीले वाले पिरामिड के सामने जमा हो जाते हैं। क्रॉल तो अब जैक्सन को कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपने सभी साथियों को जान से मार दो। जैक्सन के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो वेपन लेकर अपने साथियों के पास बढ़ रहा होता है। पर तभी जैक्सन को कबीले वालों के बीच में से कोई सिग्नल दे रहा था कि हमारे पास हथियार है और हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल राजा की बेटी को पता चल चुका था कि क्रॉल उनका भगवान नहीं है, बल्कि वो तो उन सभी पर हमला करके खत्म करना चाहता है। और ये बात उसने अपने सारे कबीले वालों को बता दी थी, जिसके बाद कबीले वाले अब पूरी तरीके से जैक्सन और उसके साथियों के साथ हैं। जैक्सन तुरंत ही समझकर अब एलियन और उसके सभी साथियों पर हमला करने लगता है। जितने भी कबीले वालों के पास गन्स मौजूद थी वो उसे हवा में फायर करने लगे थे, जिससे कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। कैद किए गए सारे सोल्जर्स को भी अब बचा लिया गया था और अब सोल्जर्स के साथ कबीले वाले एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं, जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने बगावत की एक शुरुआत कर दी थी। कर्नल सभी से कन्फेस करते हैं कि मेरी गलती है, मैंने ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि अगर कोई खतरा होगा तो मैंने सोचा तुम सभी को वापस भेजकर मैं यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूं। सभी लोग कर्नल को अब काफी बड़ा मानने लगे थे। यहाँ जैक्सन को पता चला कि जो रिचुअल लास्ट टाइम परफॉर्म किया गया था उसकी वजह से राजा की बेटी के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। जैक्सन भी साथ ही साथ उसकी बेटी से काफी प्यार करने लगा था। लेकिन अब राजा की बेटी एक अजीब तरीके का सिंबल्स बनाती है जिसके पिरामिड के ऊपर 3 स्टार्स मौजूद थे। जैक्सन उन सारे सिंबल्स को समझ जाता है और तुरंत कहने लगता है कि मैंने वो आखिरी सिंबल भी ढूंढ निकाला है और अब इन सिंबल्स को प्रॉपरली अरेंज करने के बाद वो अपने स्टार गेट के अंदर जाकर अपनी दुनिया में जा सकते थे। इसीलिए अब कर्नल अपने बाकी सोल्जर्स के साथ रेडी हो जाते हैं स्टार गेट तक पहुंचने के लिए। हमें अब उन्हीं कबीले वालों में दिखाया गया कि क्रॉल का एक आदमी लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, लेकिन कर्नल ने आकर क्रॉल के उस एलियन को खत्म कर दिया। सारे कबीले वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि उनके देवता कहीं नाराज ना हो जाएं। तब जाकर कर्नल और जैक्सन उस एलियन का नकाब हटाते हैं, जिससे कि पता चला कि ये कोई एलियंस नहीं बल्कि इंसान ही हैं जो कॉस्ट्यूम्स पहनकर इतने सालों से तुम सभी को बेवकूफ बना रहे थे। जिसके बाद कबीले वालों के अंदर से क्रॉल का डर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। कर्नल जैक्सन और बाकी सोल्जर्स कैसे भी पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं और सामने आने वाले सभी एलियंस को मारते जाते हैं। अब उनके ठीक सामने स्टार गेट मौजूद था, जिसकी मदद से वो अपनी पृथ्वी पर वापस जा सकते थे। कर्नल तो जैक्सन से कह रहे थे कि तुम जल्द से जल्द गेट ओपन करके अपनी दुनिया में चले जाना, मैं यहाँ अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके अपना काम करूंगा। लेकिन अब अचानक पीछे से कुछ एलियंस आते हैं और उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले के अंदर राजा की बेटी मारी जाती है। जैक्सन तो अब तुरंत ही राजा की बेटी को उठाकर उसे बचाने के लिए चला गया। तभी अचानक वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन आ जाती है, जिससे कि क्रॉल का एक सिपाही नीचे आ रहा था।
जैक्सन को पता होता है कि इस मशीन का कैसे यूज किया जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन मशीन के नीचे आ गया, जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो जाता है ऊपर की तरफ और वो एलियन सिपाही आ जाता है नीचे। कर्नल तो लगातार उस एलियन को संभालने लगे थे ताकि वो स्टार गेट को कुछ ना कर दे। वहीं अब जैक्सन तुरंत ही मरी हुई राजा की बेटी को उस मैजिकल चैम्बर के अंदर लेकर चला गया, जिससे कि वो उसे कुछ ही मिनटों में जिंदा कर देता है। लेकिन वहां से जाते समय क्रॉल ने जैक्सन को देख लिया था, जिसके बाद वो क्रॉल के ऊपर हाथ रखता है और उसे बहुत ही ज्यादा करंट देने लगता है और उसे बहुत ही जोर का इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने लगता है। हालांकि जैक्सन को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से राजा की बेटी को लेकर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर चला गया। नीचे कर्नल उस एलियन सिपाही से लड़ रहे होते हैं और अब उन्होंने सोल्जर को बीच में ही रख दिया टेलीपोर्टेशन डिवाइस के। अगले ही मोमेंट में वो टेलीपोर्टेशन मशीन नीचे आती है, जिससे कि सोल्जर का आधी बॉडी टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह चली गई थी और लकीली जैक्सन राजा की बेटी के साथ नीचे आ जाता है। बाहर की तरफ सभी के सभी कबीले वाले इकट्ठा हो गए थे उस एलियन पर हमला करने के लिए। क्रॉल समझ जाता है कि यहाँ से उसकी कुछ नहीं चलने वाली और वो अभी के लिए जंग हार चुका है, इसीलिए वो अपने बड़े से स्पेसशिप को लेकर हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ जैक्सन और कर्नल नहीं समझ पा रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑफ कैसे किया जाए, क्योंकि क्रॉल ने उसके अंदर सेटिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। तभी जैक्सन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर रख देता है, जो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होती थी क्रॉल के चैम्बर में। यहाँ क्रॉल देखता है कि टेलीपोर्टेशन मशीन से कोई ऊपर आ रहा है। उसे लग रहा था कि ये कोई इंसान है जो मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकता था, पर एंड में उसे पता चलता है ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। क्रॉल की इतनी बड़ी स्पेसशिप चंद ही सेकंड्स में पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब इतने सालों बाद सारे कबीले वालों को बहुत ही बुरे एलियन से छुटकारा मिल जाता है। अपना मिशन खत्म करने के बाद कर्नल और बाकी सोल्जर्स स्टार गेट को ओपन करके अपनी दुनिया में जाने लगे थे। लेकिन जैक्सन अब राजा की बेटी से प्यार करता था और वो इसी दुनिया में रहकर उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। जैक्सन ने जाते जाते वही गोल्डन लॉकेट कर्नल को दे दिया था, जिसने कहा कि तुम ये कैथरीन को वापस लौटा देना। सभी के सभी सोल्जर्स अब वापस स्टार गेट की मदद से पृथ्वी पर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।